एपिसोड 3। क्रूजर। वो चाह कर भी रूहानी के पास नहीं जा पाता है उसे बचाने के लिए। फाइनली रूहानी कुछ ही देर में थक जाती है और बॉडीगार्ड उसे उठाकर उस पानी के जहाज से नीचे फेंक देते हैं। ये सीन देखते ही अनंत एकदम से जोर से चिल्ला पड़ता है और गुस्से में सभी के तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग कैसे इंसान हो, प्लीज कुछ करो, बचाओ मेरी दोस्त को। रूहू। अनंत ऊपर से पूरे पानी में इधर से उधर अपनी नजरें दौड़ा रो रहा होता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसे तैरना क्यों नहीं आता। आज उसकी सबसे प्यारी दोस्त पानी में डूब रही है और वो उसे बचा तक नहीं पाया। लेकिन अभी वो निराश हो अपने घुटनों पर बैठ रो ही रहा होता है कि तभी कुछ लड़कियां आपस में बोलती है, अरे वो लड़की डूबी नहीं है, उसने तो छोटी नाव पकड़ ली है। जैसे ही ये बात अनंत सुनता है वो पूरे तेजी में उठ खड़ा होता है और रूहानी को वापस से क्रूजर पर आते देख खुश हो जाता है। जैसे ही रूहानी उस क्रूजर पर वापस से चढ़ खड़ी होती है अनंत उसे अपने गले से लगा लेता है। चूंकि वो पानी में डूब गई थी इसी वजह से उसका पूरा ड्रेस भीग चुका था और वो पूरी की पूरी गीली हो गई थी। उसके मुंह में पानी भर गया था जिसे वो निहाल पर अपनी आंखें गाराए हुए साइड में फेंक अपने हाथों के पिछले हिस्से से मुंह पोंछ लेती है। अनंत अभी उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही रूहानी उसे खुद से दूर कर देती है और सीधे तेजी में चलते हुए निहाल के तरफ पहुंच जाती है। निहाल जो हाथ में वाइन का गिलास लिए खड़ा उसे ही देख रहा होता है और एक आह भरते हुए उसका नाम पुकारता है, रूहानी। पता नहीं मैं जितना ही इस नाम को लेता हूँ मुझे ये नाम उतनी ही अधिक जानी पहचानी सी लगती है। रूहानी एकदम से निहाल के करीब जा पहुंची और बिना शर्माए उसके गले में अपने हाथों को डाल उसके होठों पर एक किस कर लेती है। दोनों के आंखों में पूरा गुस्सा था लेकिन जैसे ही रूहानी निहाल के होठों को स्पर्श करती है निहाल अगले ही पल रिएक्ट करते हुए अपने दूसरे हाथों से उसके पीठ को एकदम से कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पूरे जोश के साथ उसके होठों को चुंबने लगता है। रूहानी को जितना अंदाजा था वो आदमी उससे भी ज्यादा पेशेंटली उसे किस कर रहा था जिस वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगी। पूरे क्रूजर पर खड़े लोग ये देख हैरान परेशान हो गए थे। लड़कियां का मानो दिल ही टूट गया था और इधर अवंतिका जो ये नजारा देख अपने हाथों में पकड़े वाइन के गिलास को कसकर दबाए जा रही थी। पर इस वक्त उन दोनों को किसी की फिक्र नहीं थी। दोनों अपने अपने गुस्से में इस कदर डूबे थे कि उन्हें जो सही लग रहा था वो किए चले जा रहे थे। निहाल झट से रूहानी को अपने बाहों में उठा लेता है और उसी नाव पर एक प्राइवेट कमरे के तरफ बढ़ चलता है। जल्द ही वो कमरे के अंदर चला जाता है पर कोई और कुछ देख पाता उससे पहले ही वो अपने पैरों से कमरे के दरवाजे को जोर से लात मारता है जिस वजह से दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। रूहानी समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर में निहाल क्या करने वाला है। तभी वो उसे बेड पर फेंकते हुए अपने सूट को उतार उसी के बगल में फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। चूंकि रूहानी पूरी तरह से गीली थी इसीलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके इस खूबसूरती को देख निहाल कहीं ना कहीं बहकने लगा था। तभी वो उसे रोकते हुए बोली, प्लीज मिस्टर खुराना छोड़िए मुझे। रूहानी को इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए देख निहाल उस पर तिरस्कार भरी नजरों से हंस देता है और हंसते हुए कहता है, हम तुम जैसी लड़कियां भी ये सब बोलती हो, खैर तुम्हारी जैसी लड़की को किसी के साथ सोने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए आज रात के लिए। निहाल के मुंह से इतने घटिया शब्द अपने लिए सुन रूहानी अंदर से हिल जाती है और तभी वो पूरे गुस्से में बोलती है, तो फिर ठीक है, मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए। क्या 100 मिलियन? निहाल एकदम से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए जिसे मैं देखना तक पसंद नहीं करता 100 मिलियन खर्च करूंगा? वैसे तुम्हें सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगा। इतना कह निहाल जैसे ही रूहानी के होठों को अपने गिरफ्त में लेने वाला था तभी रूहानी बड़े ही आराम से अपने पैरों को मोड़ती है और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार करती है जिस वजह से निहाल एकदम से दर्द के मारे कराहते हुए रूहानी के बगल में गिर जाता है। उसे दर्द में देखकर रूहानी को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो खुश हो कहती है, मिस्टर निहाल खुराना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसे आप पैसे दे खरीद लेंगे। अब जबकि मैंने अपना बदला ले लिया है तो अब मैं चलती हूँ, आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले इस दर्द को याद कर लीजिएगा, गुड बाय। रूहानी पूरे खुश हो कमरे का दरवाजा खोली और वहां से निकल बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची बाहर खड़े अनंत और राठी सर एकदम से उसके पास जा उससे पूछने लगे, यार रूह तू ठीक तो है ना, मिस्टर निहाल ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ रूहानी तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई कुछ कर भी नहीं सकता है।
अब रूहानी क्या ही बताती उन लोगों को कि उल्टा उसी ने निहाल का बैंड बजाया है। तभी राठी सर बोलते हैं, मेरे हिसाब से अनंत अब तुम्हें रूहानी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस तरह से ये बात बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर अगर रूहानी यहाँ रहेगी तो वापस से कुछ होने का खतरा बना रहेगा। नहीं राठी सर, हम समझते हैं, मैं भी यही बोलने वाला था। राठी सर, मेरी वजह से आप और मिस रोजी की पार्टी खराब हो गई, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। रूहानी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए बोली, जिस पर रोजी कहती है, कोई बात नहीं रूहानी, तुम बस अपना ध्यान रखो। उसके बाद वो दोनों उस क्रूजर से उतर चले गए। तभी रोजी बोलती है, मिस्टर राठी, आपने रूहानी से वो बातें कही क्यों नहीं? अभी सही वक्त नहीं आया है, जब सही वक्त आएगा तब मैं उसे बताऊंगा। ये बोल राठी सर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अंदर के तरफ चले जाते हैं। निहाल जिस कमरे में था, वहां पर राठी सर जाते हुए बोले, मिस्टर खुराना, मुझे खुशी हुई कि आप रूहानी से नाराज नहीं हैं। दरअसल वो बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ा बचपना भरा है उसके अंदर। बाकी मैं उसे समझाऊंगा कि आगे से वो ऐसा कुछ भी ना करे आपके साथ। मैं उस लड़की से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। निहाल इतना बोल वापस से एक सिगरेट का गस्त लगा लिया। राठी सर के जाते ही कमरे के अंदर यश आते हुए बोला, बॉस, हमें पता चल गया है कि आपके मीटिंग के दौरान किसने वो वीडियो हमारे सिस्टम को हैक कर प्ले करवाया था। कौन है वो? बॉस, वो हमारे यूनिवर्सिटी की एक लड़की रूपा अवस्थी है, उसी ने ये घटिया काम करवाया है। जैसे ही निहाल अवस्थी सरनेम सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत कहता है, उस लड़की को अभी के अभी यूनिवर्सिटी से निकाल दो और उसका कहीं भी दोबारा से एडमिशन नहीं हो पाए, ये बात ध्यान में रखना। जी बॉस। यश अपने बॉस के आदेशों को मानते हुए वैसा ही किया। अगली सुबह जब रूहानी अपने कॉलेज गई तो उसे इस बारे में जानकारी मिली कि उसकी चचेरी बहन को पूरी यूनिवर्सिटी से ही रेस्टिंगेट कर दिया है। ये बात जानकर उसे अपने चाचा और चाची के लिए काफी बुरा लगा और वो उनसे मिलने के बारे में सोची। जब वो अखिलेश अवस्थी रूहानी के चाचा के घर पहुंचती है तो दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो सीधे अंदर चली जाती है, पर जब वो वहां का माहौल देखती है तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि क्या बोले। आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगी ना अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाकर। अरे बेवकूफ, आखिर में तुम्हें क्या जरूरत थी रूहानी को तकलीफ पहुंचाने की? आज जो तुमने किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया। अब तुम्हारे किए का हर्जाना मुझे अपनी कंपनी को गवा कर भरनी पड़ेगी। निहाल खुराना जैसा पावरफुल इंसान बिना मेरी कंपनी डुबोए जाने देने वाला नहीं है। अखिलेश जी रूपा पर जोर जोर से गुस्सा करते हुए ये सारी बातें बोले जा रहे थे, जिस वजह से वो काफी हांफने लगे। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी और ये बात रूहानी अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो झट से अपने चाचा जी के पास जाते हुए उन्हें संभालते हुए बोली, प्लीज चाचा जी, आप इस तरह से खुद की तबीयत नहीं खराब कर सकते हैं, पहले आप आइए, यहाँ पर बैठिए। अचानक से रूहानी को सामने देख अखिलेश जी और उनकी पत्नी कोमल जी दोनों के चेहरे पर ही खुशी आप गई। देख रूपा, आज भी रूहानी को इनके तबीयत की फिक्र है और तू तो इनकी अपनी औलाद है और फिर भी हमेशा इनके तकलीफ की वजह ही बनती रही है तुझे तो। ये कहते हुए कोमल जी जोर का तमाचा रूपा के गालों पर जड़ दिया, जिससे रूपा पूरी तरह से सन रह गई। उसके अंदर रूहानी को देख मानो जलती ज्वाला फट रही थी। वो मन ही मन बोले जा रही थी, तुझे तो रूहानी मैं बताऊंगी, आखिर में आज तेरे वजह से ही मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। भले ही मेरे माँ बाप को लगता है कि मेरी गलती है, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। रूहानी बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ, पर मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि आज रूपा की वजह से तुम फिर से मुसीबत में फंसते फंसते बची। तभी कोमल जी भी उनके बातों में सहमति दिखाते हुए रूहानी के सर पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी रूहानी बोली, प्लीज आप दोनों इस तरह से मुझे पराया मत बनाइए। हाँ रूपा की गलती है, पर उसकी वजह से आप इस तरह मेरे सामने माफी मांग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी। रूहानी, तू अपना ये नाटक बंद कर और तू यहाँ आई क्यों है? ये तेरा घर नहीं है और ना ही ये मम्मी पापा तेरे हैं, समझी तू? तेरे पापा मर चुके हैं और तेरी माँ तुझे छोड़कर भाग गई। रूपा जो रूहानी को देख और अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और उल्टा सीधा बोलने लगी। वो ये सब बोल अपने कमरे में रोते हुए चली गई। उसके जाने के बाद कोमल जी रूहानी के पास आते हुए उसके गालों को प्यार से सहला बोली, बेटा तू उसकी बातों का बुरा मत मान, वो नालायक है, कितना भी समझा दे पर कुछ समझती ही नहीं है। चाची जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? रूहानी थोड़ा हिचक के साथ पूछी।
मेरे बाबा जब मरने वाले थे उन्होंने उस वक्त भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी माँ कौन है। क्या आप जानती है कि मेरी माँ कौन है? रूहानी की ये बात कोमल जी के शांत मन में गुस्सा का उबाल भर दी और वो एकदम से गुस्से में बोली, वो औरत इंसान कहलाने के लायक नहीं है रूहानी। वो तुम्हें जन्म देने के साथ ही तुम्हारे बाबा को छोड़कर चली गई थी। उसके बारे में ना ही जानो, वही बेहतर है तुम्हारे लिए। रूहानी का कोई इरादा नहीं था अपनी चाची को दुख पहुंचाने का, इसीलिए जब वो देखी कि उसके इस सवाल से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई तो उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और जाने के लिए मुड़ गई। तभी कोमल जी उससे पूछती है, रूहानी बेटा क्या तुम उस इंसान से मिली? ये सवाल सुनते ही रूहानी एक गहरी आह भरते हुए अपनी चाची को सारी सच बताते हुए बोली, जी चाची, मैं उनसे मिली हूँ और मैंने उन्हें तलाक देने का भी फैसला कर लिया है। पर बेटा तलाक? चाची, जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो उस रिश्ते को मैं कैसे ताउम्र निभा सकती हूँ? और फिर अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? मुझे अपनी जिंदगी खुशी के साथ जीनी है, इस तरह से नहीं। ठीक है रूहानी, अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो फिर ठीक है। रूहानी सारी बात कर उनके घर से निकल गई, पर जब वो बाहर निकली तो उसे कुछ याद आया और वो झट से अपने मोबाइल में निहाल के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करती है कि वो इस बार उसकी चचेरी बहन को कॉलेज से ना निकाले, आगे से वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। ये टेक्स्ट मैसेज करने के बाद वो अपने हॉस्टल चली गई। अगली सुबह जब रूहानी कॉलेज पहुंची और उसने रूपा को कहीं भी नहीं देखा तो वो अंदर से बहुत निराश हुई कि शायद मिस्टर खुराना उसकी रिक्वेस्ट नहीं माने पर। तभी रूपा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर रूहानी के लिए एक तिरस्कार भरी स्माइल थी। क्या हुआ रूहानी, मुझे कॉलेज में वापस से देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? वो क्या है ना कि अब तुम्हें तो खुद के सामने लगता ही नहीं है कि कोई और खूबसूरत हो सकता है। पर देखो, आज मैं अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर हूँ। तुम्हें पता है मिस्टर खुराना ने मुझे वापस से कॉलेज में आने की परमिशन दे दी है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। जब तुमने उन्हें आई लव यू बोला तो उन्होंने मुझे पनिश कर दिया क्योंकि उन्हें तुम जरा भी पसंद नहीं हो, पर फिर मेरे बारे में सोचने के बाद वो मुझे कॉलेज में वापस ले लिए। रूपा जिस तरह से रूहानी को टोंट मार रही थी उसकी बातों को सुन रूहानी को हंसी आ रही थी और वो मन ही मन खुद में बोल रही थी, मिस्टर खुराना मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी, बेवकूफ तुम किस दुनिया में हो? ये सोच वो बिना रूपा को कुछ बोले आगे बढ़ गई और तभी वो वापस से निहाल को एक मैसेज सेंड करते हुए लिखी, मिस्टर खुराना आपने मेरी बहन को वापस से कॉलेज आने की परमिशन दे दी, उसके लिए थैंक यू। पर अब मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ हमारे तलाक के बारे में दादाजी से बात करने के लिए। जैसा तुम्हें सही लगे। उधर से जवाब आता है। अगले दिन ही रूहानी न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पकड़ लेती है और लगभग कुछ घंटे में वो न्यूयॉर्क लैंड भी कर जाती है। पर जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो एकदम से सिहर उठती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही होगी। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी अपने आप को एकदम से खुद में सिमेटे जा रही थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी उसका फोन बजता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो। उधर से जवाब आता है, मिसेस खुराना मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन जल्दी बोलो। रूहानी के आवाज में ये कंपन सुन अर्जुन थोड़ा फिक्र करते हुए पूछता है, मिसेस खुराना आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं न्यूयॉर्क आई हूँ। जैसे ही रूहानी ये बोलती है उसके बातों को सुन अर्जुन पूरा हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है, मिसेस खुराना मिस्टर खुराना से इस कदर तलाक लेना चाहती है कि वो इस मौसम में वहां जा पहुंची। खैर इस समय वहां पर तो बहुत खराब मौसम है, मुझे ही उनकी मदद करनी होगी। मिसेस खुराना, चूंकि जब तक कानूनी तौर पर आपका तलाक नहीं हो जाता है आप तब तक मिसेस खुराना ही रहेंगी और मुझे आपकी सुरक्षा करनी होगी, इसीलिए आप वहीं खड़ी रहिए, मैं अभी एक कार भिजवाता हूँ, वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वैसे तो रूहानी किसी की मदद लेना नहीं चाहती थी, पर इस वक्त वहां के मौसम को देख उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, बस इसीलिए वो अर्जुन के बातों से सहमत हो गई। अगले कुछ ही मिनटों में एक काली कार रूहानी के पास आ गई जिसमें रूहानी बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उस ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर खुराना के दादाजी कहाँ हैं? चूंकि वो ड्राइवर भी मिस्टर खुराना का ही आदमी था, इसी वजह से उसे उसके दादाजी के बारे में अच्छी तरह से पता था। रूहानी के पूछने पर वो उसे हॉस्पिटल के आईसीयू के तरफ लेकर जाते हुए बोला, मिस्टर खुराना के दादाजी लगभग 3 सालों से कोमा में है, उनका इलाज यहाँ पर काफी सालों से चल रहा है पर स्थिति में कोई सुधार नहीं है उनके।
जैसे ही रूहानी ये सारी बात जानते हुए आईसीयू वाले कमरे में पहुंचती है और सामने बेड पर बेजान पड़े बूढ़े इंसान को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा निराशा होती है। उसे उस बूढ़े इंसान के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, पर साथ ही साथ इस बात पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि अगर मिस्टर खुराना के दादाजी की ये हालत थी तो उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इसीलिए वो झट से मोबाइल निकाली और टेक्स्ट मैसेज लिखने लग गई। मिस्टर खुराना, अगर आपके दादाजी की हालत ये थी, वो कोमा में है, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खुराना कंपनी। निहाल अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था, तभी अपने मोबाइल में मैसेज आते देख वो जल्दी से मोबाइल उठा लेता है और मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई करता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने नहीं बताया। रूहानी जब मिस्टर निहाल के मैसेज को पढ़ती है तो वो बस एक निराशा भरी आह ही छोड़ सकती है, तभी अर्जुन वापस से उसे कॉल करता है। हेलो मिसेस खुराना, चूंकि आप अभी भी खुराना नाम से जुड़ी हुई है इसीलिए आप मिस्टर खुराना के मेंशन में जाकर रह सकती है। चूंकि मिस्टर निहाल अक्सर अपने बिजनेस और दादाजी से मिलने न्यूयॉर्क जाते आते रहते हैं, तो उन्होंने वहां पर एक फ्लैट खरीद रखा है। आपको ड्राइवर वहां तक ले जाएगा, आप उनके साथ जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है। रूहानी ना चाहते हुए भी मिस्टर खुराना के मेंशन जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और लगभग 1 घंटे के ट्रेवल के बाद वो उस मेंशन के बाहर पहुंच जाती है। मेंसन। जब वो मेंसन के अंदर जाती है तो एक बड़ा आलीशान घर देख वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमा देखने लगती है, क्योंकि वो कल रात से अच्छे से सो नहीं पाई थी, ऊपर से अपने चाचा जी और चाची को परेशानी में देख थोड़ी डिस्टर्ब भी थी। वो मिस्टर खुराना के बेडरूम में चली गई और अपना पर्स बेड पर आराम से रख एक कोने में बैठ गई। वो इतनी थकी हुई महसूस कर रही थी कि उसे बस मन हो रहा था कि वो अभी सो जाए। पर चूंकि वो जानती थी कि ये बेड उसका अपना नहीं है बल्कि मिस्टर खुराना का है, इसीलिए वो पहले बाथरूम जाकर अच्छी तरह से हाथ पैर साफ कर फ्रेश हो गई, उसके बाद आकर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर ली। खुराना कंपनी। निहाल केबिन में बैठे सामने खड़े अर्जुन से पूछा, वो न्यूयॉर्क पहुंच गई क्या। जी सर, दरअसल वो काफी थक गई थी इसीलिए आराम कर रही है। ओके ठीक है, तुम मेरे लिए न्यूयॉर्क का टिकट अभी बुक करवाओ और बाकी के जितने भी मीटिंग्स हैं उन्हें अपने हिसाब से सेटल करो। तुम समझ गए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। निहाल के बातों को अर्जुन तुरंत समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जी सर मैं समझ गया हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। निहाल चाहता था कि वो इस बार अपनी पत्नी से मिलकर तलाक के सारी बातों को आमने सामने कर ले और फिर वो अपने दादाजी से भी मिलना चाहता था, यही सोचकर वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। न्यूयॉर्क मेंसन। रूहानी काफी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से टूट गई जब उसके कानों में उसके मोबाइल बजने का आवाज गया। वो अपनी आंखें मलते हुए फोन को रिसीव करते हुए बोली, हेलो। उधर से रूपा एकदम घबराते हुए बोली, हेलो मैं रूपा बोल रही हूँ, मम्मी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो इतना बोल बिना रूहानी के किसी भी बातों को सुने कॉल रख देती है। पर रूहानी को उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, इसीलिए तो बिना एक पल सोचे झट से अपने चाचा को कॉल लगा देती है। हाँ रूहानी बेटा बोलो। चाचा जी, चाची की हालत कैसी है। क्या सच में उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। नहीं बेटा, दरअसल उनके कार का गलती से एक छोटा सा टक्कर हो गया, बस इसी वजह से उन्हें थोड़ी चोटें आई है, तुम इतना परेशान मत हो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अखिलेश जी के बातों को सुनने के बाद रूहानी को थोड़ी राहत महसूस हुई, पर फिर भी उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था वहां पर। वो एक बार चाची से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अब ज्यादा ना सोचते हुए सीधे इंडिया रिटर्निंग का टिकट बुक की और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। जैसे ही निहाल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरता है उसके कुछ देर पहले ही रूहानी वहां से उड़ान भर चुकी होती है। एक बार फिर से निहाल अपनी पत्नी को देखने से चूक जाता है, फिर वो लगभग 1 सप्ताह तक न्यूयॉर्क में रुककर ही अपना कुछ बिजनेस का काम खत्म करता है और अपने दादाजी से भी मिलता है, फिर वापस इंडिया आ जाता है। 6 दिन बाद निहाल भी न्यूयॉर्क से वापस आ गया, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। सत्या प्राइवेट क्लब में एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग तय थी। अगर वह समय पर पहुंचना चाहता था तो उसे फ्लाइट से उतरते ही सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाना था। रात हो गई थी। एक बेंटली कार सड़क पर तेजी से चले जा रही थी। शाम के व्यस्त समय के कारण वे एक ट्रैफिक जाम में फंस गए थे जो चौराहे तक फैला हुआ था। कार जल्द आगे नहीं बढ़ पा रही थी। निहाल ने कार की खिड़की नीचे की और सिगरेट जलाई। थके होने के कारण उसने अपनी आत्मा को शांत करने के लिए सिगरेट का एक कश लिया। जब उसकी कार नहीं चल रही थी, निहाल ने देखा कि एक गली में कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे।
7 लोगों ने एक लड़की को दीवार के सहारे घेर रखा था। इस नज़ारे को देख उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब निहाल ने देखा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने मुंह में धुआं भर लिया, जिससे उसकी आंखों की चमक छिप गई। 8 लोगों के बीच संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला। जब 7 में से एक ने हाथ उठाया तो उस लड़की ने चतुराई से उस आदमी को लात मार दी जो उस पर वार करने वाला था। अर्जुन, जो कार में असहज हो रहा था, उसे चिंता थी कि उसका बॉस अधीर हो सकता है और उस पर भड़क सकता है। वह अपनी जगह पर बेचैन हो गया और उसकी आंखें सड़कों पर भी घूम रही थीं। जब उसने हंगामा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वही बदतमीज लड़की रूहानी है ना? अर्जुन निहाल एक शांत आवाज में बोला। उसकी बातों को सुन अर्जुन बोला, क्या मतलब है? रूहानी अवस्थी। एक बार जब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह वास्तव में रूहानी थी, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लड़की अकेली 1 2 3 7 आदमियों से लड़ रही थी। रूहानी 7 आदमियों के खिलाफ लड़ाई में थी। सिगरेट बुझाते समय निहाल ने आखिरी घूंट धुआं छोड़ा और कहा, चुप रहो। दूर से ही निहाल ने तुरंत पहचान लिया था कि यह रूहानी थी जो किसी दूसरे झगड़े में थी। क्या उसके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं था? निहाल ने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। तभी अर्जुन ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अपने बॉस की ठंडी आवाज सुनी। अगर तुम कार से बाहर निकलते हो तो तुम्हें इसमें वापस बैठने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने खुद को समय रहते रोक लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। अपने बॉस की दृढ़ निगाहों के सामने उलझन में पड़ा वह आदमी सिर्फ इतना ही बोल पाया। लेकिन हालांकि उसकी झिझक साफ थी, निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रूहानी के भलाई के बारे में चिंतित नहीं था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उस लड़की ने पार्टी के दौरान 9 अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की पिटाई की थी। दूसरी सिगरेट जलाते हुए निहाल अर्जुन की ओर मुड़ा और बोला, क्लब के अंदर तुम चलो। मैं पहले कार कहीं पार्क करके आता हूँ। क्लाइंट से कहो कि मैं रास्ते में हूँ, उसने उदासीनता से कहा। क्लब उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहाँ वे थे। हालांकि पैदल चलने पर दूरी कम ही थी। दरवाजा कसकर पकड़े हुए अर्जुन अपने बॉस के अचानक बदले हुए मन से उलझन में था। निहाल चाहे जो भी कर रहा हो, अर्जुन में उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। कार से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से सत्या प्राइवेट क्लब की ओर बढ़ गया। इधर गली में रूहानी घुटनों पर हाथ रखे हाँफ रही थी। जिन गुंडों से वह लड़ रही थी वे भाग गए थे। वह वहां सिर्फ बाथरूम का इस्तेमाल करने गई थी। वह कितनी बदकिस्मत थी कि वह बदमाशों से जा टकराई। यह काफी महंगा और अच्छा क्लब का था। आमतौर पर यह जगह काफी सुरक्षित था। यही कारण था कि रूहानी ने इस जगह में गाना गाना चुना था। इसलिए रूहानी ने खुद में अनुमान लगाया कि उन गुंडों ने किसी का पैसा लिया होगा और किसी के लिए काम कर रहे होंगे। अफसोस, उसने उन्हें भागने दिया। अब उसके पास कोई सुराग नहीं था कि उन्हें किसने काम पर रखा था। फिर जब रूहानी शांत भाव से सीधी खड़ी हुई, तो उसके पीछे से स्थिर लेकिन भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। भयंकर लड़ाई और कुछ हद तक थक जाने के बाद भी उसका पूरा शरीर फिर से पूरी तरह सतर्क हो गया था। जब उसे लगा कि वह व्यक्ति उसके बहुत करीब है, तो उसने अपने हाथों को तेजी से उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह उस इंसान को छू पाती, वह उसी क्षण उसके पीछे चला गया, जब वह मुड़ी थी। हैरानी से स्तब्ध रूहानी ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने 10 साल तक मार्शल आर्ट का कोर्स किया था। एक ही चाल से वह बता सकती थी कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक पेशेवर था। चाहे वह क्रूजर पर मौजूद सुरक्षा गार्ड हो या वे गुंडे जिनसे उसका सामना अभी अभी हुआ था, यह आदमी उन्हें एक हाथ से आसानी से संभाल सकता था। जबकि दूसरी ओर रूहानी ने अपनी पूरी ताकत दोनों हाथों से लगाई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वह दोस्त था या दुश्मन, और अगर वह दुश्मन था तो? रूहानी के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे, और वो खुद को भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उस पर कौन हमला करवा सकता है, वो भी इस तरह से, और जो कोई था वो रूहानी की अपेक्षा काफी अच्छी मार्शल आर्ट भी सीख रखा था। इसी बात से वो मन ही मन घबरा रही थी। जैसे ही रूहानी को यह महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई तो इंसान अभी अभी था जो कराटे में बहुत ही अच्छा है, वो झट से अपनी आंखों को इधर उधर कर देखने की कोशिश करने लगती है, पर उसे कोई दिखता नहीं है तो वो बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से से बोलती है, अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो फिर समझ लो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। तुम अगर मर्द हो तो सामने आकर मुझसे लड़ो, इस तरह चोरों के तरह छिपकर वार करना बंद करो।
रूहानी ये सब चिढ़कर बोले जा रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तो तुम्हें मुझसे आमने सामने लड़ना है? ये आवाज रूहानी को जरा भी अनजान नहीं लगा और वो मन ही मन खुद में बोली, उफ भगवान जी, क्या ये मिस्टर खुराना है? ऐसा नहीं हो सकता है, वो फिर से मेरे सामने। वो अभी ये बातें अपने मन में बोल ही रही थी कि तभी निहाल अपने पैंट्स के जेब में दोनों हाथों को डाले हुए बड़े ही स्टाइलिश चाल चल उसके सामने आ खड़ा हो गया और एक डेविल भरी स्माइल देते हुए उससे बोला, तो मिस रूहानी, तुमने तो सारे लड़कों को अकेले ही धूल चटा दिया, नोट बैड। देखिए मिस्टर खुराना, मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दीजिए। आपको और कोई काम धंधा नहीं है जो हर वक्त मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं? हम रूहानी अभी ये बोल ही रही थी कि निहाल एकदम से उसके करीब जा उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से ऊपर कर वहीं पास के दीवार पर सटा देता है और खुद उसके शरीर अपने शरीर से दाबते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब पहुंच जाता है। मिस्टर खुराना, प्लीज छोड़िए मुझे। अरे तुमने जो उस दिन क्रूजर पर मुझे दर्द दिया था, बिना उसका बदला लिए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? अब तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, ताकि तुम आगे से मुझसे पंगा लेने से 100 बार सोचो। एक लड़की के साथ इस तरह का घटिया बर्ताव करते हुए देख रूहानी का खून खोल रहा था, पर वो अंदर ही अंदर जानती थी कि वो मिस्टर निहाल से लड़ने में नहीं जीत सकती है, इसीलिए वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांति से बोली, देखिए मिस्टर निहाल, इस वक्त मुझे जाना है, तो अपना ये घटिया हरकतें बंद कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, जाने दूंगा। वैसे भी मुझे तुम में कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन उस दिन क्रूजर पर हमारे बीच जो काम अधूरा रह गया था उसे तो थोड़ा पूरा कर लूं। इतना कहते हुए निहाल रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगा। इस वजह से रूहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके चंगुल से खुद को आजाद कर पाए, पर उसकी सारी कोशिश बेकार ही जा रही थी। उसे वहां कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिसे वो अपनी मदद के लिए आवाज दे सके। इधर क्लब के अंदर क्लाइंट कब से आकर बैठे हुए थे, पर अभी तक निहाल उससे मिलने नहीं आया था। इस बात से वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। सामने बैठे क्लाइंट को नाराज होते देख अर्जुन अपने बॉस को ढूंढने बाहर निकल गया। वो क्लब से बाहर निकल खुद में बोला, बड़ी अजीब बात है, मिस्टर खुराना ने तो बोला था कि वो कार पार्क करके आ रहे हैं, पर अभी तक वो आए नहीं है। कहीं वो कार पार्क करने के लिए अभी तक जगह ही तो नहीं ढूंढ रहे हैं। एक काम करता हूँ, जाकर उन्हें देखता हूँ। ये सोच अर्जुन गाड़ी पार्किंग करने वाली जगह के तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक से रूहानी की याद आ जाती है जो अकेले उन लड़कों को मार रही थी। उसकी याद आते ही अर्जुन के पैर पार्किंग की तरफ ना जाकर उस गली के तरफ मुड़ जाते हैं। उसे मिसेस खुराना की फिक्र थी, इसी वजह से वो बस एक बार रूहानी को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के बाहर तक पहुंचा, तभी उसकी नजर एकदम से अपने बॉस पर जा पड़ी। ये क्या? मिस्टर खुराना तो कार पार्क करने गए थे। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो मिसेस खुराना के इतना करीब, मैं यहाँ पर क्यों आ गया? वैसे भले ही ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर लगता है इनकी किस्मत इन्हें एक दूसरे के करीब लाकर ही मानेगी। अब इससे पहले कि मुझे बॉस यहाँ पर देख ले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहां से आहिस्ते आहिस्ते जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी रूहानी की नजर उस पर जा पड़ती है और वो एकदम से खुश हो जाती है, ये सोचकर कि अब वो उसके चंगुल से बच जाएगी। हेलो मिस्टर अर्जुन, प्लीज मुझे बचाइए। जैसे ही रूहानी अर्जुन का नाम पुकारती है, निहाल उसके तरफ पलट देखने लगता है। तभी अर्जुन जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल वहां से भाग जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा, क्लाइंट वेट कर रहे हैं अंदर। उसके इस तरह से चले जाने से रूहानी अब बहुत ज्यादा निराश हो गई थी कि आज भगवान भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। पर निहाल उसके शरीर को अपने शरीर से और ज्यादा दबाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मिस रूहानी, अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा मुझसे? हम वैसे अगर आगे से मुझसे उलझने की कोशिश की या फिर मेरे किसी काम को बिगाड़ा, तो फिर मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगा। वो सब करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझी? इतना कह निहाल एकदम से रूहानी से दूर आ जाता है और अपने कोट के बटन को लगाते हुए खुद में सोचता है, मैं ये क्या कर रहा था? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे इस तरह से किसी लड़की के इतना करीब जाना शोभा नहीं देता है। ये सही नहीं किया मैंने, मेरी एक पत्नी है। ये सोचते ही निहाल को अपने आप से घृणा हो जाता है, पर वो यही सब सोच के साथ क्लब के अंदर चला जाता है।
क्लब के अंदर एक बड़े से टेबल पर दो क्लाइंट लगभग 15 मिनट पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्हें निहाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही निहाल उनके सामने पहुंचा वो दोनों अपने चेहरे पर झूठे स्माइल लाते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए उठ खड़े हुए, पर निहाल बिना उन दोनों से हाथ मिलाए ही अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उसके इस रवैये से उन दोनों को बहुत गुस्सा आया, पर चूंकि निहाल की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उनके सामने जल्दी किसी का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसी क्लब में आज रात रिया और रूहानी गाना गाने के लिए आई हुई थी। जब रिया का गाना खत्म होने वाला था तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि रूहानी अब तक वापस क्यों नहीं आई है बाथरूम से। पर तभी सामने से अपनी दोस्त को आते देख उसका मन शांत हो गया और जल्दी से अपना गाना खत्म कर वो रूहानी के पास दौड़कर चली गई। चूंकि रिया और रूहानी को गाना गाने का बहुत ज्यादा ही शौक था, एक ये भी वजह थी कि वो दोस्त थे। आज रिया का सुर ज्यादा बेहतर नहीं था, उसके अपेक्षा रूहानी बहुत अच्छा गाती थी, पर उसने कभी सीखा नहीं था तो कुछ कमी थी उसके भी गाने में। उसके बाद भी वो दोनों गाने के प्रति बहुत दीवानी थी। यार रूह, तू बाथरूम गई थी ना, वहां पर इतना देर कैसे लग गया तुझे? अच्छा, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरा गाना खत्म हो चुका है, अब तेरी ही बारी है तो तू जा। रिया के कहने पर रूहानी भी अपना खराब मूड को थोड़ा शांत करती है और अपने गले में एक गिटार ले क्लब के स्टेज पर जा पहुंचती है और अपना मन पूरी तरह से गाना गाने में लगा। बेहद ही सुरीले आवाज में गाने लगती है, पर तभी उस क्लाइंट ने निहाल को खुश करने के बारे में सोच उस लड़की को निहाल खुराना के लिए गाने को बोला, जिसके बदले उसने उसे काफी अच्छी खासी रकम भी दी। पर चूंकि रूहानी का वैसे ही निहाल खुराना से पंगा चल रहा था और ये देख कि उसे निहाल खुराना की तारीफ करने का एलिया बोला जा रहा है, वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन उसके दिमाग में अगले ही पल कोई आइडिया आया, जिसके बाद व्हाट्सएप मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, मैं जरूर मिस्टर निहाल खुराना के लिए गाना गाऊंगी। इतना कह रूहानी के दिल में जितने भी भराश थे निहाल के लिए, उसने उसे गाना के रूप में गा निकाल दिया। निहाल अपनी इतनी इंसल्ट सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके गुस्से को देख वो क्लाइंट काफी ज्यादा घबरा गया था कि अब वो क्या करेगा। इसीलिए उसने तुरंत अपने गुंडों को बोला कि वो रूहानी को जाकर सबको सिखाए। चूंकि रूहानी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अभी उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वो लोग उसे छोड़ने नहीं वाले हैं, इसीलिए वो बिना एक भी सेकंड की देरी किए अपना गिटार और रिया को ले क्लब से तेजी में निकल गई थी। पर अभी वो कुछ ही दूर जा पाई होगी कि तभी उन गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घर लिया था। उस सबको इस तरह से अपने नजदीक आते देख रिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, पर रूहानी हिम्मत के साथ बोले जा रही थी, देखो मुझे जाने दो, अगर मुझे नहीं जाने दिया तो मैं बता रही हूँ तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। पर अभी वो गुंडे रूहानी या फिर रिया को कोई नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही निहाल पूरे गुस्से में बोल पड़ा, कोई उस लकड़ी को नहीं छुएगा, उसे तो मैं आओ बताऊंगा कि निहाल खुराना चीज क्या है। ये कह जैसे ही निहाल अपने कदम उसके तरफ बढ़ाने लगा, ये देख अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया और गुस्से में कर उसके बॉस कोई गलत कदम ना उठा ले बिना कुछ भी सोचे दौड़कर निहाल के पास जा खड़ा हो गया और डरते हुए बोल पड़ा, प्लीज सर, आप उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ही मिसेस खुराना है। जैसे ही ये बात निहाल सुनता है वो पूरी तरह से स्तब्ध हो रूहानी को देखने लगता है और अगले ही पल बिना कुछ भी बोले सीधे वहां से निकल जाता है। खुराना मेंशन। निहाल अपने स्टडी रूम में एक कुर्सी पर अपने पैर को क्रॉस करके बैठे हुए था और आंखें बंद किए बहुत गहरी विचारों में डूबा था। तभी कमरे के दरवाजे पर अमर जी लॉक करते हुए बोले, मिस्टर खुराना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अमर की आवाज सुनते ही निहाल एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हम आ जाओ। बॉस, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? अमर चूंकि निहाल के साथ काफी वर्षों से काम कर रहा था, इसीलिए वो भी निहाल के हाव भाव को काफी अच्छी तरह से समझने लगा था। जब अमर ने निहाल से वो सवाल किया तो निहाल एक गहरी आह भरते हुए बोला, अमर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर में तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? बॉस, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं भला आपसे कोई बात क्यों छिपाऊंगा? अच्छा, तो तुमने मुझसे कुछ नहीं छिपाया है तो फिर तुम्हें तो पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कौन है। क्यों, बोलो। जैसे ही निहाल ये बात कहता है, अमर जो अभी तक नॉर्मल खड़ा था एकदम से हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। मुझे जवाब दो अमर, क्यों तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि मिस रूहानी अवस्थी वही लड़की है जिसने उस दिन टीवी पर मुझे वो सब बोला था? वो सर, दरअसल मैं तो आपको बताना चाहता था, पर मिसेस खुराना ने ही मुझे आपको उनकी असलियत बताने से मना की थी और वो बस आपसे डाइवर्स लेना चाहती है।
तो क्या उसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने तुम्हें बताया है? निहाल ने थोड़ा जानने की इच्छा जाहिर करते हुए पूछा, जिस पर अमर कहता है, पता नहीं बॉस, क्योंकि मिसेस खुराना को आपके दौलत से भी कोई खास लगाव नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की थी पर वो मुझे नहीं बताना चाही, तो मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। ठीक है, अब तुम उन्हें मेंशन में वापस बुलाओ। ठीक है बॉस, मैं अभी कॉल करता हूँ। इतना बोल अमर रूहानी को कॉल लगा देता है। हॉस्टल। रूहानी बाथरूम में अपना चेहरा साफ कर रही थी और रिया बेड पर बैठी कुछ वक्त पहले हुए उन सारी घटनाओं को सोच सोच बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी कॉल की आवाज अचानक से उसे डरा देता है और वो हड़बड़ाकर मोबाइल के तरफ देखने लगती है। यार रूह, तेरा कॉल आ रहा है। रूहानी भी तब तक अपने हाथों में टॉवल लिए बाथरूम से बाहर निकल कमरे में आ जाती है और टॉवल को एक हाथ में पकड़े दूसरे से कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हाँ अमर जी बोलिए, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? मिसेस खुराना प्लीज आपको अब मेंशन ना कर रहना होगा। ये बात जैसे ही रूहानी सुनती वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है और मन ही मन बोलती है, ये क्या, मिस्टर खुराना को तो अब सच का पता चल गया है, तो वो उस डाइवर्स के पेपर्स पर साइन करने की बजाय मुझे वहां क्यों बुला रहे हैं? तभी सामने से अमर वापस से अपनी बातों को दोहराते हुए बोलता है, मिसेस खुराना क्या आपने मेरी बातों को सुना? आपको यहाँ वापस आना होगा। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। रूहानी इतना बोल कॉल रख देती है और फिर रिया के तरफ देखते हुए कहती है, रिया अब से तुम्हें कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर जाना होगा। क्यों रूह, पर क्यों, मैं बिना तेरे यहाँ पर बोर हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ रिया, पर अब घर में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। रिया को अभी भी नहीं पता था कि रूहानी किस घर की बात कर रही है, क्योंकि वो अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसकी रूह असल में मिसेस खुराना है। लगभग 1 घंटे बाद खुराना मेंशन। रूहानी एक टैक्सी से मेंशन के बाहर उतर गई और इतने बड़े घर को बाहर से देखकर वो खुद में बोली, हे भगवान, इस खड़ूस ने मुझे वापस क्यों बुलाया है? पता नहीं उनका रूप कैसा हो इस वक्त, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं है अंदर जाने का। काश कोई रास्ता ऐसा होता जो उनके पास ना पहुंचता हो। खैर अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उनसे मिलना ही होगा। ये सोच रूहानी मेंशन के अंदर चली जाती है और अपने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए घबराए से चली जा रही थी, तभी वो अमर से जा टकराती है। ओह सॉरी, वो मैंने। इतना कहते हुए उसकी नज़र सामने पड़ जाती है और अमर को देख वो हल्के से मुस्कुरा बोल पड़ती है, ओह थैंक गॉड आप है, मैं तो घबरा ही गई थी। कोई बात नहीं मिसेस खुराना, पर अब आपको बॉस से मिलना ही होगा क्योंकि वो सब जान चुके हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ उनसे। रूहानी इतना कह स्टडी रूम के तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए चली जा रही थी उसके दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही थी। ये उसके अंदर का अड़ा था। वो भले ही खुद को बहुत बहादुर दिखाती थी निहाल के सामने, पर असल में वो उससे बहुत डरती भी थी, उसकी वो डरावनी आभा की वजह से। जैसे तैसे उसने कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया और जैसे ही अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाइए, वो एक पल के लिए मानो जम सी गई हो। जब कुछ देर तक कोई अंदर नहीं आया तो निहाल वापस से आवाज देता है, प्लीज अंदर आ जाइए। दोबारा से आवाज सुन रूहानी एकदम से अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी भींच लेती है और एक गहरी आंख भरते हुए दरवाजा खोल अंदर चली जाती है। निहाल वहीं सोफे पर बैठे हुए उसी के तरफ देख रहा था, जिससे रूहानी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। हमम तो आप मेरी पत्नी है, निहाल ने रूहानी को देखते हुए बोला, जिस पर रूहानी बोल पड़ी, मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर खुराना आपकी पत्नी बनने का, तो प्लीज आप उस पेपर्स पर साइन कर दीजिए और खत्म कर दीजिए इस रिश्ते को। रूहानी बोलने के बाद अड़ा के मारे अपने होठों को काट लेती है। तभी निहाल सोफे पर से उठता है और एक एक कदम कर रूहानी के तरफ बढ़ने लगता है। ये मिस्टर खुराना को क्या हो गया? ये मेरे तरफ इस तरह क्यों बड़े चले आ रहे हैं? हे भगवान, प्लीज मुझे इन खड़ूस खुराना से बचा लो। आज मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपको पूरे 1 किलो घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। रूहानी अड़ा के मारे अपने मन में भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी और अपने कदम धीरे धीरे पीछे करते चली जा रही थी। लेकिन वो ज्यादा पीछे नहीं जा सकी क्योंकि जल्द ही वो दीवार से जा टकराई, जिसके बाद वो पूरी तरह से सन रही गई और अपने बचाव के लिए अपने हाथों को सामने ले आई। लेकिन तभी निहाल उससे कुछ कदम दूरी पर रुक जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, मिसेज रूहानी खुराना, मैं जानता हूँ कि मैंने इस शादी को कभी भी सीरियस नहीं लिया और ना ही कभी तुमसे मिला, पर अब जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें इस रिश्ते को ऐसे नहीं तोड़ने दूंगा उस वक्त तक जब तक कि तुम्हें एक मैच्योर लड़की ना बना देता, क्योंकि अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
इधर रूहानी अपने सामने निहाल को इतने देर से बिना कुछ कहते बस खड़े देख थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। फिर हिम्मत कर बोली, मिस्टर खुराना हेलो, आप क्या खड़े खड़े ही सो गए? तभी निहाल अपने सोच से बाहर आ जाता है और रूहानी के आंखों में देखते हुए बोला, मिसेस खुराना अब से आप यहीं मेंशन में रहेंगी और आपको मैं ही कॉलेज लेने और लाने जाया करूंगा। इतना बोल निहाल तेजी में स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है, रूहानी को वहीं अकेले छोड़। आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।